तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का यूनिट 2 का वीडियो। ये VBMQ का है क्योंकि इसका जो है VBU से सिलेबस थोड़ा सा अलग था, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। वरना यूनिट 1 का जो सिलेबस है डिट्टो सेम है, और यूनिट 4 का जो सिलेबस है VBMQ का वो भी बिल्कुल भी सेम है, जो कि अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं मेरे 65 में, वहाँ पर अभी मैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ा रही हूँ, तो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और यूनिट 1 मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो जो आपका VBMQ का सिलेबस है तो उससे मिलता है यूनिट 1 का, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। मैंने पूरा ही डिफाइन करके बताया है, सारी डेफिनेशन लिख के मैंने बताया है, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं, तो आपको वहाँ से डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगे। और मैं आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 जो है वो आपको पढ़ा दूँगी। तो आज मैं आपके लिए यूनिट 2 लेके आई हूँ, उसके बाद फिर यूनिट 3 भी आपको मैं पढ़ा दूँगी। तो इस तरह से आपका जो है ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या था कि सेट्स था, ठीक है। तो व्हाट इज सेट? तो सेट, हर कोई तो सेट को अलग अलग डेफिनेशन नहीं, लेकिन एक कन्फ्यूज़न से बना रहता है कि कौन सा सेट है या नहीं है, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो पहले क्या है कि ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से वेल डिफाइंड क्या हुआ ये समझ में नहीं आएगा, इसको समझना ही बहुत बड़ी बात है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको जो है एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि ए जो है एक सेट है, तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जो सेट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। जैसे कि अगर ए मैंने बताया, मैंने बी बताया, तो ये सारे सेट हो गए। तो इसके अंदर के जो एलिमेंट हो गए ना, ए सेट में जितने भी एलिमेंट हो गए वो सारे जो है वो स्मॉल लेटर में होंगे, क्योंकि जो कैपिटल लेटर है अगर उस अंदर भी हम लोग कैपिटल लेटर रखते हैं तो बाहर वाला अंदर वाला दोनों मिल जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा आपको कि कौन सा सेट है कौन सा एलिमेंट है। तो इस तरह से ये हो गया एक सेट, और बाहर वाला कैपिटल होना चाहिए, अंदर वाला स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया एक। अब आपको मैं बताती हूँ एग्जांपल से कि सपोज कर लीजिए ए एक सेट है, इसके मतलब है कि ऑल फेवरेट एक्टर्स, है ना। या फिर ऑल नहीं मान के आप इसको मान सकते हैं एक, ठीक है। ऑल नहीं मान के आप इसको मान सकते हैं एक, ठीक है। इसको मान लीजिए आप ए फेवरेट एक्टर, ठीक है। ए फेवरेट एक्टर। और जो बी होगा आपका, बी सेट है एक आपका, उसमें है आपका जो है 10 प्राइम नंबर, ठीक है ना। 10 प्राइम नंबर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो उसको समझिएगा। तो अगर मैंने किसी बच्चे से पूछा, अगर आप में से ही मैंने किसी बच्चे से पूछा कि आपका फेवरेट एक्टर बताइए, ठीक है, या फिर आपका ए नहीं, या फिर तो ए की जगह पे आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, 2 फेवरेट एक्टर बताइए, क्योंकि हमको सेट बनाना है, तो या फिर ए भी रख सकते हैं आप। मैं बोलूँगी कि आपके 2 फेवरेट एक्टर बताइए, ठीक है, या फिर एक्ट्रेस। तो आप में से किसी कोई बताएंगे शाहरुख खान, सलमान खान। मैं किसी और से पूछूंगी, हो सके वो बताएंगे सुशांत या फिर ऋतिक। मैं और किसी से पूछूंगी, हो सके वो बताएं सिद्धार्थ या वरुण। तो आप सब में से सारे बच्चे का जो आंसर है वो अलग अलग आ रहा है कि नहीं? सारे बच्चे का जो आंसर है वो अलग अलग आ रहा है। तो ये जो होगा, ये सेट ए जो होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि एक सेट में से सब, अगर मैं किसी से पूछ रही हूँ तो सबका आंसर डिस्टिंक्ट आना चाहिए, सबका आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं किसी आप में से सबसे पूछूंगी कि 10 प्राइम नंबर बताइए, तो जो आप बताओगे वही दूसरे बच्चे बताएंगे, वही तीसरे बच्चे बताएंगे, वही चौथे बच्चे बताएंगे। चाहे वो आप यहाँ पे हो, इंडिया में हो, अर्थ पे हो या मार्स पे हो, कहीं पर भी हो, सबका आंसर जो है वो सेम ही आएगा कि 10 प्राइम नंबर 1 to 10 हो जाएंगे। सॉरी, प्राइम नंबर मतलब कि 2 3 5 7 ये सारे आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया ना वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है। तो वेल डिफाइंड सेट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर किसी का आंसर अलग आ रहा हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर कंटेनिंग द एलिमेंट्स 2 3 5 7 11। तो ये सारे जो हुए ये आपका जो है एक वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद से देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब कि सेट को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला जिसका रिप्रेजेंटेशन वाला है वो है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज देम बाय कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है सारे एलिमेंट इन दिस मेथड, इस तरीके में हम लोग जो है एक सेट को डिस्क्राइब इस तरह से करते हैं ताकि एक लिस्टिंग रखते हैं एलिमेंट का, सेपरेटेड बाय कॉमर्स। एलिमेंट का लिस्टिंग होता है और उसको सेपरेट करते हैं कॉमा से और इंक्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। ये आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट से आपको कॉमा से जो होता है सेपरेट होता है। इस तरह से ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, नोट एक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए कि वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, है ना। रोस्टर फॉर्म जब भी हम लोग लिख रहे हैं, जब भी हम लोग कॉमा देखिए कुछ भी अगर लिख रहे हैं तो इसमें जो है 1 2 3 इस तरह से सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होना चाहिए, कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगी कि एप्पल लिखिए, एप्पल का एक सेट बनाइए, तो आप लिखोगे APPLE, तो ये अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। आपका क्या होना चाहिए, आपका सारा जो है वो एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे APLE होगा सिर्फ, ठीक है। दो को हम 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। हाँ मानती हूँ कि इसको हम लोग बाद में लिख सकते हैं PPLE एप्पल, लेकिन हम लोग जो सेट में वो लिखते हैं ना तो रिपीटेशन नहीं लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आपको बस सिंगल एलिमेंट ही लिखना होगा, ठीक है। ये नोट समझ लीजिए। दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? इन दिस मेथड वी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। तो यहाँ पे वहाँ पे तो हम डायरेक्ट क्या करते थे कि एलिमेंट लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे ना उस एलिमेंट का एक सेंटेंस लिखेंगे, वाक्य बना के लिखेंगे, या फिर कोई रूल लिखेंगे, या फिर कोई प्रॉपर्टी लिखेंगे। जैसे कि अगर हमें लिखना है प्राइम नंबर, तो हम वहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि 10 तक प्राइम नंबर लिखो, तो 2 3 5 7 लिख देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे है ना सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना होगा एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ऐसा करके आपको सेंटेंस बना के लिखना होगा, ठीक है। यहाँ समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे अगर ए सेट है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखना है या फिर रूल लिखना है, मतलब कि आपको सेंटेंस लिखना है, ना कि आपको एलिमेंट डायरेक्टली लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे एक सेट है और एक्स लिखना है आपको, ठीक है। जैसे कि प्राइम नंबर लिखना है तो प्राइम नंबर एक्स है, इज सच दैट पी एक्स, फिर वहाँ पे एक्स दे के सच दैट पी एक्स के बारे में यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि पी एक्स इज द प्रॉपर्टी बाय विच एक्स जो है वो बिलोंग्स करता है ए से, एंड कॉलन स्टैंड फॉर सच दैट। कॉलन को यहाँ पे कॉलन ऐसे हम सच दैट बोलते हैं। इतना आपको गहराई में समझना नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनने वाले नहीं हैं। आप आगे देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि सेट ए है एक और यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है ना। एक्स क्यूब को ही लिखना है आपको, और एक्स क्यूब क्या है, तो जो ये एक्स है ये लेस देन 5 है, मतलब कि 5 से लेस देन है, मतलब कि 5 से नीचे तक ही एक्स को रखना है। और एक्स इज अ होल नंबर है एक्स इन रोस्टर फॉर्म आपको बताना है। तो एक्स क्यूब करना है मुझे, और यहाँ से कहाँ तक लेना है, 5 से लेस देन मतलब कि 4 तक आपको लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 0 का क्यूब ले लीजिए, क्योंकि होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होगा। फिर 1 का क्यूब ले लीजिए, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। यहाँ से यहीं तक आपका एलिमेंट होगा, क्योंकि आपको बोल दिया है कि एक्स जो है वो लेस देन 5 है, मतलब कि 5 से कम है, और एक्स क्यूब करना है आपको। और ये होल नंबर था तो हमने 0 से लेकर 4 तक लिख दिया। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। तो ये आपका एक जो है, ये जो आपका एक सेट बन गया, दैट इज ए, ठीक है ना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर देखिए यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे आप देखिए आगे हम लोग का आता है टाइप्स ऑफ सेट। क्या आता है टाइप्स ऑफ सेट, ये अभी आपकी सिलेबस में है, काफ़ी अच्छे टॉपिक है। देखिए पहला जो है वो नल सेट, या फिर इसे एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। नल मतलब कि कुछ भी नहीं, खाली। एम्प्टी सेट मतलब कि आप एम्प्टी से तो समझ ही रहे होंगे कि एम्प्टी का मतलब खाली होता है। तो नल सेट क्या होता है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज डिनोटेड बाय फाई, और ये जो है खाली ब्रैकेट से इसको शो करते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, खाली हो, तो इसको जो है हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, या फिर ऐसे खाली ब्रैकेट से। जैसे कि एग्जांपल है a इज इक्वल टू एक्स, और x क्या है, x इज सच दैट, मतलब कि x क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। x ना तो ही 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो खाली ही होगा ना, इंटीजर है तो ये खाली हो गया। और इसको हम लोग 5 से दिखाते हैं, तो ये आपका हो गया नल सेट, ठीक है। इसके बाद आपको सिंगलटन सेट नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है फाइनाइट सेट। क्या आता है, फाइनाइट सेट, ठीक है ना। ये आपका जो है यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 2।
तो फाइनाइट सेट क्या है? ए सेट विच हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें जो है काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें हम लोग एलिमेंट को गिन सके, उसे ही हम कहते हैं फाइनाइट सेट। मतलब कि एक फाइनाइट हो, है ना, फाइनाइट हो, निश्चित हो। तो जैसे कि आप यहाँ बोल रहे हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, तो लेस देन 10 हमें लिखना है प्राइम नंबर, तो ए सेट ए है, इसमें गिनिए प्राइम नंबर कहाँ शुरू होगा? 2 से, फिर 3 से, 5, 7, 9 तो नहीं होगा, 10 नहीं होगा। तो क्या हम लोग इसको गिन सकते हैं? यस, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है। तो ये जो है फाइनाइट हुए, जिसमें हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, गिना जा सके, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो देखिए यहाँ पे देखिए इनफिनाइट सेट। अब यहाँ पे इनफिनाइट सेट समझिए। तो इनफिनाइट सेट क्या है? ए सेट विच हैज़ एन इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफिनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें से इनफिनाइट नंबर ऑफ सेट हो, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनफिनाइट सेट। जैसे कि मैं बोलूँगी अगर कि इसमें जो है आप लिखिए ऑल द प्राइम नंबर। मैं बोलूँगी अगर लिखिए कि एक सेट ए है, इसमें लिखना है आपको ऑल द प्राइम नंबर, तो इसको हम लोग गिन तो सकते नहीं है। इसको गिन सकते हैं क्या? नो, वी कांट काउंट देम। क्यों? बिकॉज इट इज़ इन्फिनाइट। हम लोग ये इन्फिनाइट होता है, ये आप गिनते जाइए, ख़त्म नहीं होने वाला है, तो इसको हम लोग गिन नहीं सकते, तो ये आपका इन्फिनाइट सेट हो गया। ठीक है। इसके बाद आपका आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है? इक्वल मतलब समझ ही रहेंगे, बराबर। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ ए। समझ में आ गया होगा? हम लोग दो सेट को, अगर सेट ए है और सेट बी है तो इसको इक्वल तभी बोल सकते हैं जब दोनों के एलिमेंट, मतलब अगर तभी बोल सकते हैं जब जो है ए का जो सारा एलिमेंट, ए का एवरी एलिमेंट बी में भी हो और बी का एवरी एलिमेंट ए में हो। समझ आई बात? जैसे कि हो सके डिसअरेंज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 3 2 1, तो क्या ए का सारा मेंबर 1 2 3 बी का मेंबर है कि नहीं, और बी का सारा मेंबर ए का मेंबर है कि नहीं? तो दोनों सेट इक्वल तभी होंगे जब दोनों में जो सेम एलिमेंट होगा, तो ये ए इज इक्वल टू बी कहलाएगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है। सपोज कर लेते हैं हम लोग ए लिए हैं, ए के अंदर हमारा है ए एन टी, ठीक है ना, ए एन टी है ना, ये है। या फिर कुछ और लेते हैं, हम लोगों ने एक सेट लिया ए, इसमें क्या है टी,